अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। भारत बैनुल-अक़वामी फोरम से मुतालबा कर रहा है कि वो पाकिस्तान पर सख्तियां करें और पाबंदियां लगाएं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जहां खुद पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जारहाना इक़दाम उठाए, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भी केस बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान के हवाले से IMF बोर्ड की मीटिंग से कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम रुकवाने की कैंपेन शुरू कर दी। IMF हुक्काम से राब्ता किया, मगर भारत को इस कोशिश में नाकामी हुई। IMF बोर्ड ने भारतीय मुतालबा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी कर दी और अब पाकिस्तान को पैसे भी मिल गए हैं। इसके अलावा भारत ने FATF के हवाले से कहा कि वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दे और सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दे, मगर भारत की ये कोशिश भी अभी तक कामयाब नहीं हुई है। ना ही इसके कामयाब होने का कोई इम्कान है और ना ही दुनिया का कोई और मुल्क भारत के इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। इससे पहले पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद ही भारत ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये मुआहिदा वर्ल्ड बैंक की सहूलतकारी में किया गया था। पाकिस्तान वाज़े कर रहा था कि भारत सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता और फिर वर्ल्ड बैंक के सरबराह जे बंगा ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और कहा है कि सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में तब्दीली या उसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। यानी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपने किसी भी हालिया फैसले या कोशिश में कामयाबी नहीं मिली है और अब भारत पाकिस्तान के एटमी हथियारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की सख्ती से तरदीद की है, मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के रिवायती ज़राए से मौसर दिफा और डेटरेंस के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा के गहरे अदम तहफ़्फ़ुज़ और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। भारत की खुद साख्ता न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के बगैर ही पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान ये भी जाहिर करता है कि उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इदारे की जिम्मेदारियों और दायरा कार का बिल्कुल भी इदराक ही नहीं है। अगर किसी चीज़ पर IAEA और आलमी बिरादरी को परेशान होना चाहिए तो वो भारत में जौहरी और ताबकार मवाद के चोरी और ममनुआ ट्रैफिकिंग के मुसलसल वाक़यात हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल ही भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद को एक रेडियो एक्टिव डिवाइस के साथ पाया गया, जो मुबैना तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से चोरी किया गया था। फिर इसके बाद एक गैंग के पास कैलिफोर्नियम नामी ममनुआ और इंतहाई ताबकार और टॉक्सिक मादा पाया गया, जिसकी कीमत तकरीबन $10 करोड़ थी। साल 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात भारत में रिपोर्ट हुए थे। इन तसलसल से पेश आने वाले वाक़यात से न्यूक्लियर और दीगर ताबकार मवाद की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से भारत के इंतजामात पर सवालात उठते हैं और ये इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत में हसास और डुअल यूज़ मटीरियल्स की एक ब्लैक मार्केट मौजूद है। पाकिस्तान इन वाक़यात की जामे तहकीकात का मुतालबा करता है और भारत पर जोर देता है कि वो अपने जौहरी हथियारों और तनसीबात की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हिफाजत पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को जवाब देते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठा दिए हैं, बल्कि इंतहाई तशवीशनाक वाक़यात का हवाला भी दे दिया है। मगर भारत को सिर्फ आलमी फोरम्स पर ही पाकिस्तान के खिलाफ केस बनाने में नाकामी नहीं हो रही है, बल्कि पाक भारत तनाज़े के बाद भारत की अपनी सिफारती और खारजा पॉलिसी भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के सदर ट्रंप मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भारत में वज़ीर आज़म मोदी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है और सदर ट्रंप का दोस्त होने और उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने पर उन्हें भारत में ताने पड़ रहे हैं। कांग्रेस उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन वजीर आजम मोदी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं और उनकी खामोशी तवील होती जा रही है। पहले सदर ट्रंप ने अमेरिका में पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट लिया, फिर परसों सऊदी अरब ने क्रेडिट लिया और कतर में तो पाक भारत सीज फायर का हवाला देते हुए ट्रंप एक कदम मजीद आगे बढ़ गए। सदर ट्रंप ने कतर में अमेरिकी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि हमने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान और भारत से तिजारत पर बात की, जिस पर पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने ही बहुत
खुशी का इजहार किया और मेरा ख्याल है कि वो इस रास्ते पर हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. कतर में ट्रंप के इस खिताब के अलावा उनके एक और बयान से भारत को धचका लगा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सीईओ से कहा है कि वो भारत में प्लांट ना लगाएं बल्कि अमेरिका में ही लगाएं। Apple, as you know, is coming in, and I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend, I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India, and they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. And now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. आज अमेरिकी सदर ट्रंप की वजह से वजीर आजम मोदी के लिए कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से वजीर आजम मोदी को ये ताना दिया जा रहा है कि आप तो ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चलाते थे, उनके क्लिप शेयर किए जा रहे हैं। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। भारत में सदर ट्रंप के बयानात को लेकर तशवीश बढ़ रही है। एक बड़ा सियासी, तिजारती और सिफारती तनाज़ा उभर रहा है, मगर पाकिस्तान में सदर ट्रंप के बयानात को मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। सदर ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने तिजारत की धमकी देकर दोनों ममालिक को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। अब वो दोनों से तिजारत बढ़ाएंगे। इस हवाले से भारत की तरफ से खामोशी है, मगर पाकिस्तान के हवाले से अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के बयान के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की ज़राए से खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंतखब आइटम्स पर जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारत की पेशकश कर दी है। अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइंस पर जीरो टैरिफ के साथ बाहिमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसी देना चाहता है। ये पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत सीज फायर का मुआहिदा करने के बाद की गई है। हालिया सालों में भारत खित्ते समेत पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़े से भारत के इस इमेज को शदीद धचका लगा है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक फिजाइया के कामरा एयरबेस का दौरा किया, जहां पाक फिजाइया के वो पायलट्स भी मौजूद थे जिन्होंने भारतीय तैयारे मार गिराए। और इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं बल्कि 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद के 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और महारत का एतराफ़ मगरबी मीडिया के साथ साथ भारत के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। और पाक फिजाइया की भारतीय फिजाइया पर बढ़तरी के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के मौसर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कामयाबी का इदराक
अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट और साबिक भारतीय पायलट के तज्जिए से हो रहा है। साबिक भारतीय पायलट और तज्जियाकार के तज्जिए और बयान करदा हक़ाइक़ से यह बात भी वाज़ेह हो रही है कि जो जाल भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछाया उसे पाकिस्तान तो समझ गया, मगर जब पाकिस्तान ने वही जाल भारत के लिए बिछाया तो भारत उसमें फंस गया और अपने दिफाई असासों की मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचा दी। इससे पहले भी पाकिस्तान भारतीय दिफाई तंसीबात की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा था। वाज़ेह रहे कि भारत ने पाकिस्तान में पहले 29 और फिर 48 ड्रोन्स भेजे, लेकिन इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर आने दिया गया, उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, बल्कि शहरों में दाखिल होने दिया गया ताकि उन्हें मिसाइल के बजाय गन्स यानी छोटे हथियारों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए निशाना बनाया जा सके। जब पाकिस्तान में यह सवाल उठा कि ये ड्रोन्स शहरों तक कैसे पहुंच गए तो सिक्योरिटी इदारों ने वजाहत की कि भारत ये सब कुछ हमारे दिफाई निज़ाम की इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कर रहा था, और अगर हम इन ड्रोन्स को मिसाइल से गिराते तो भारत को हमारे दिफाई सिस्टम्स की पोजीशन और कारकर्दगी का अंदाज़ा हो जाता। इसके साथ साथ मोदी हुकूमत अपने 5 लड़ाका तैयारे गिरने के बाद कोई ट्रॉफी चाहती थी, यानी एयरफोर्स के तैयारे को गिराना चाहती थी, और अगर हम इन ड्रोन्स के लिए अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक करते तो भारत हमला करने की कोशिश करता। इसलिए पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं आया। मगर जब पाकिस्तान ने इसी हिकमत अमली के तहत अपने ड्रोन्स भेजे ताकि भारत की दिफाई तंसीबात के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की जा सकें, तो खुद साबिक भारतीय पायलट के मुताबिक भारत ने उन ड्रोन्स को रोकने और गिराने के लिए रद्द-ए-अमल दिया और पाकिस्तान को वो मालूमात हासिल हो गई, यानी भारत अपने ही जाल में खुद बुरी तरह से फंस गया। और इस हवाले से तज्जिया भारतीय फिजाइया के साबिक पायलट और दिफाई तज्जियाकार विजेंद्र कुमार ठाकुर ने किया। भारतीय वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स में अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इस पर पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने वाज़ेह कर दिया है कि जदीद जंग अब फैसला कुन तौर पर ड्रोन्स पर मबनी कार्रवाइयों की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। इन कार्रवाइयों में सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन रिले, कामिकाजी और आर्म्ड अटैक ड्रोन्स का मुकम्मल स्पेक्ट्रम शामिल है। आर्टिकल के मुताबिक तकलीफ दे बात यह है कि माजी की तरह पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर भारतीय अफवाज पर सबकत हासिल की, मगर इस बार पाकिस्तानी अफवाज ने एक वसीतर ड्रोन स्पेक्ट्रम और इसके मौसर इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली वज़ा करके सबकत हासिल की है। 9 मई की रात का बड़ा ड्रोन हमला इसकी एक मिसाल है। भारतीय हुकूमत की सरकारी प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 से 500 के दरमियान ड्रोन्स पर मुश्तमिल एक मरबूत निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज़ किया। ये दरअंदाजियाँ भारत की सरजमीन में गहराई तक इसलिए की गई थी ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को रडार फाल करने और इंटरसेप्टर्स लॉन्च करने पर मजबूर किया जा सके। इससे पाकिस्तानी मंसूबा साजों को भारतीय एयर डिफेंस एसेट्स का नक्शा बनाने और अहम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा इकट्ठा करने में मदद मिली। वाक़ियाती शवाहिद से मालूम होता है कि पाकिस्तान ने ये इंटेलिजेंस 10 मई की रात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने और क्रूज मिसाइल हमले करने के लिए इस्तेमाल की, और मुमकिना तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्टेड एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। 10 मई की सुबह पाकिस्तानी मीडिया ने आदमपुर में S-400 सिस्टम, सिरसा और सूरतगढ़ बेस, निगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल बेस और आर्टिलरी गन पोजीशंस को निशाना बनाने का दावा कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन साजी में भारी सरमायाकारी की है, जो तुर्की और मुमकिना तौर पर चीन से हासिल की गई मकामी सलाहियतों के जरिए मुमकिन हुई है। पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे जैसे कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन यानी नेस्कॉम, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं जो ड्रोन्स के मुकम्मल स्पेक्ट्रम की तैयारी के लिए दरकार होती है। रूस और यूक्रेन की जंग ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ड्रोन्स के स्मार्ट इस्तेमाल से छोटे मुमालिक भी बड़े मुखालिफिन के सामने डट सकते हैं। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 रोज़ा मुहाजराई को सोच समझकर तरतीब दिया हो ताकि अपनी ड्रोन बढ़तरी का फायदा उठाया जा सके। दूसरी जानिब भारत ने महंगे मगर मौसर स्टैंड ऑफ हथियारों पर इन्हिसार किया। भारत ने जहां अपनी स्ट्रेटेजिक और मुआशी ताकत का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तान ने अंदरूनी सतह पर इस्तेकामत और सलाहियत का मुजाहरा किया। आर्टिकल के मुताबिक अब भारत के लिए ज़रूरी है कि वो FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू और इंटरसेप्टर ड्रोन्स की तरबियत, इंजमाम और मैस प्रोडक्शन पर तवज्जो दे ताकि टेक्निकल बढ़तरी को बरकरार रखा जा सके और मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना कशीदा सूरत हाल को रोका जा सके। मशीन विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की की वजह से ड्रोन वॉरफेयर तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में ऑपरेशनल सतह पर इस्तेमाल होने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजीज महज 3 से 4 माह के अंदर पुरानी हो सकती हैं। ये तेज रफ्तार साइकिल सिर्फ तकनीकी इख्तरा ही नहीं बल्कि तरबियत, हिकमत अमली,
कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में भी गैर मामूली फुर्ती का तकाजा करता है। ताहम इस नोयत की फुर्ती अक्सर दुनिया भर के फौजी इदाराजाती कल्चर यानी ब्यूरोक्रेसी से मुतसादिम हो जाती है और बज़ाहिर भारतीय मुसल्लह अफवाज में ये मसला और भी ज़्यादा नुमाया है। फौजी इदारे फितरी तौर पर स्ट्रक्चर, दर्जाबंदी और जवाबित पर जोर देते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़ को तेज़ी से अपनाने और लचकदार ऑपरेशनल नज़रियात को नाफिज करने में रुकावट बन सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में भारत के अपने साबिक फौजी पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली की बढ़तरी का एतराफ़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बढ़तरी का एतराफ़ कर रहे हैं, मगर जब भारत के फौजी तर्जुमान से ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ऑपरेशनल तफसीलात नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है? और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. मगर पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जा रही हैं कि भारतीय एयरफोर्स के तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के कितने तैयारे थे, क्या हो रहा था? We call it the new art of war. This BVR fight of a couple of dozens up to 70 from their side, about 40, crossing 100, is the first ever in the history of aviation. It is going to be taught as a textbook case and a study and a reference material in the aerial combat history. This is the picture that's getting jumbled up. We have huge number of IF fighters that are stacked up in azimuth and in vertical all across, and the PF DCA response is in position. The complete package, when it gets into shape, it is on 4 axes, and we perceive that they will have 4 incisions just to embroil. Up to 60 aircraft, including 14 Rafales, were electronically ID'd by all through our electromagnetic operational environment. We call it the EMO. So by the time they were in air, we had sorted out and contracted all fighters and accounted for. The 60 number, that augmented to 72 through their scrambles that kept on coming just to reinforce and supplement and to saturate the air defense. They thought they could do that for the Pakistani ADGE, air defense ground environment. The complete DCA package response by Pakistani side was also there. We had 42 high-tech aircraft on our side, and the strategy was to have force concentration in our selected AOR. साथ ही पाक फिजाइया की भारत पर बढ़तरी भी मजीद वाज़ेह होती जा रही है। दुनिया भर के इदारे इसका एतराफ़ कर रहे हैं, खुद भारतीय सहाफ़ी इसका एतराफ़ कर रहे हैं और भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर रहे हैं। मगर भारतीय फिजाइया की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का दावा तो किया जा रहा है। और जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपने पाकिस्तान के 4th जनरेशन तैयारे मार गिराए हैं, तो उन्होंने सहाफ़ी को कहा कि आप मेरे मुँह में अल्फाज मत डालें और फिर कोई तफसीलात नहीं बताएं। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they? Please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? No. See, you're putting words into my mouth. Why do you say 4th generation? Let us make it high tech. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। वाकई ये बात अब तक छुपी नहीं है। भारतीय मीडिया खबरें चला रहा है पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने की, मगर खुद भारतीय जो फौजी हैं वो बता रहे हैं कि आप हमारे मुंह में अल्फाज मत डालें। इसी तरह भारत अपने गिराए गए तैयारों की तफसीलात नहीं बता रहा, मगर मान रहा है कि जंग में नुकसान तो होता है।
A number of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, at this time, I would not like to comment on that because we are still in combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. मगर भारत के बरक्स पाकिस्तान तफसीलात बता रहा है कि किस तरह भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। यहाँ तक पाकिस्तान भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू तक सुन रहा था जो पाकिस्तान ने दुनिया को भी सुनाई। Think that we are sure that we have shot a MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 243 20 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows, they have an RT, this is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. हमने बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने मीडिया पर खबर रोककर और ट्विटर या एक्स पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों पर पाबंदी लगाकर भी अपने मुल्क में और अपने मुल्क के बैलेंस सहाफ़ियों को ये खबरें रिपोर्ट करने से रोक नहीं पाएंगे, और यही हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान और चीन के ताबुन पर लिख रहा है जो भारत में किसी ना किसी तरह से रिपोर्ट हो रहा है, जबकि अब मगरबी मीडिया में ये बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान ने चीनी जहाज़ और मिसाइल इस्तेमाल करके अगर फ्रांस के नाकाबिल शिकस्त रफ़ाल तैयारे गिरा दिए तो क्या इसका मतलब यह है कि चीनी एयरफोर्स ने मगरिब के मुकाबले में एक बेहतर फ़िज़ाई सलाहियत हासिल कर ली है और चीन मज़ीद तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर अमेरिका को भी नज़र रखनी चाहिए। और अब तो खुद रफ़ाल बनाने वाले मुल्क फ्रांस के नशरियाती इदारे फ्रांस 24 ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान की झड़प में चीनी हथियारों ने शानदार तरीके से जंगी इम्तिहान पास कर लिया है। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि हाल ही में जनूबी एशिया के देरीना दुश्मनों के दरमियान होने वाली फौजी झड़प में भारत ने फ्रांसीसी और अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन के जदीद और नफीस हथियारों की नई रेंज इस्तेमाल की। मगरबी हथियारों के खिलाफ मैदान जंग में ये चीनी हथियारों का पहला बड़ा इम्तिहान था और इन हथियारों ने बड़ी हद तक अपना हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया। इस कारकर्दगी ने बाज़ अस्करी हलकों में दिलचस्पी और कुछ आलमी दारुल हुकूमतों में तशवीश को जन्म दे दिया है। हफ्ते को होने वाले सीज़ फायर के बाद तवज्जो इस्लामाबाद के नए चीनी हथियारों और दिफाई निज़ाम पर मरकूज हो गई है, जिन्होंने 7 से 10 मई के दरमियान मैदान जंग का सामना किया। एक और हैरत अंगेज़ बात पाकिस्तान का भारतीय जारियत पर मजबूत जवाब था। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक उसके J-10C लड़ाका तैयारों ने भारत के फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे गिरा दिए, जिस पर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर खुशी की लहर दौड़ गई और बहुत से सार्फिन ने कयास आराई की कि जल्द ही खरीदार चीनी हथियार साज कंपनियों का रुख करेंगे। भारत की तरफ से अपने आला दर्जे के लड़ाका तैयारों के नुकसान की तस्दीक या तरदीद ना करना इन दावों को मजीद वजन देता है। रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने फ्रांस 24 की दरख्वास्त पर कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत के मार गिराए गए तैयारों में कम से कम एक रफाल था। वॉशिंगटन पोस्ट के हथियारों के माहिरीन के तज्जिये से मालूम हुआ कि हादसे की जगह से हासिल तस्दीक शुदा तस्वीर में जो मलबा मिला है वो कम से कम 2 फ्रांसीसी साख्ता तैयारों से मिलता जुलता है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि वॉशिंगटन DC में वाक़े सेंटर के चाइना प्रोग्राम की डायरेक्टर यून सुन के मुताबिक 7 से 10 मई के फौजी तसादुम से 2 अहम नताइज निकलते हैं। पहला ये कि भारतीय हथियारों का निज़ाम इतना मौसर नहीं है जितना बहुत से लोगों ने उसे समझ लिया था। दूसरा ये कि भारतीय हिकमत अमली के
इरादे शायद बहुत से लोगों की तवक्को से ज़्यादा बुलंद हैं। इसके साथ ही आलमी मीडिया में ये तबसरे भी हो रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह अपनी सरहदों में रहते हुए मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, इससे पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा खुश चीन होगा तो भारत के बाद सबसे ज़्यादा फिक्रमंद मगरबी ममालिक होंगे। और साथ ही इस कशीदगी में आलमी इदारे पाकिस्तान को फातह करार दे रहे हैं और रफाल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की स्टॉक प्राइस मुसलसल गिर रही है और जेट एनसी बनाने वाली चीनी कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ रही है। रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल एविएशन के शेयर्स एक हफ्ते में 12% तक गिरे और इस दौरान चीनी कंपनी के शेयर्स में 60% तक का इजाफा हुआ, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ ममालिक अब चीनी तैयारे खरीदेंगे। हालांकि इससे पहले ये ममालिक चीनी तैयारे खरीदने से हिचकिचा रहे थे। ब्लूमबर्ग के लिए अपने आर्टिकल में मार्केट कॉलमिस्ट शूली रेन ने लिखा है कि चीन की दिफाई सनत को डीप सीक जैसा लम्हा मिल गया है। सरमायाकार बीजिंग की फौजी सलाहियत और उसके हथियार बरामद करने की बढ़ती हुई इस्तेदाद का सरेनौ जायजा ले रहे हैं। ये पहला हकीकी जंगी मुकाबला था जिसमें जदीद चीनी जंगी तैयारों का सामना मगरिब के आला दर्जे के लड़ाका तैयारों से हुआ और हैरानकुन तौर पर इस मुकाबले में चीन गालिब नजर आया। पीर को जेट एनसी तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 20.6% का जबरदस्त इजाफा हुआ, जबकि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स 6.2% गिर गए। आर्टिकल में मजीद लिखा है कि कुछ लोग इसे चीन के लिए एक और डीप सीक लम्हा करार दे रहे हैं। जनवरी के आखिर में हांगजू से ताल्लुक रखने वाले एक निस्बतन गैर मारूफ स्टार्टअप ने एक AI रीजनिंग मॉडल जारी किया था जो कम लागत में अमेरिका की ओपन AI जैसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। इसके नतीजे में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में तेजी से इजाफा हुआ था। मुझे इसमें मुमासलत नजर आती है, अगरचे ये तय होना अभी बाकी है कि डीप सीक अमेरिकी टेक जाइंट्स के लिए किस हद तक तबाहकुन साबित होगा। ताहम इसकी आमद ने चीन के लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया है और ये जाहिर किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ्स के बावजूद तरक्की मुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मलबूसात बनाने से आगे बढ़कर अब ये सोच उभर रही है कि चीनी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाने में भी महारत हासिल कर सकती हैं। वक्त के साथ वो सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी हिस्सा हासिल कर सकती हैं, जिस पर इस वक्त अमेरिका का गलबा है। इसी तरह चीनी दिफाई कंपनियां भी एक दिन ज्यादा बड़ी तादाद में हथियार बैरून मुल्क फरोख्त करने के काबिल हो सकती हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के दरमियान चीन का आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात का हिस्सा सिर्फ 5.9% था, जबकि अमेरिका का हिस्सा 43% था। इसके अलावा चीन की असलाह बरामदात जोग्राफियाई तौर पर महदूद हैं, जिनमें से तकरीबन 2/3 पाकिस्तान को भेजी गई। अब तसव्वुर करें कि चीन मुस्तकबिल में ग्लोबल साउथ के ममालिक को मजीद जंगी तैयारे और मिसाइल फरोख्त करे और चीन मगरबी अफ्रीका में पहले ही सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाला मुल्क है, जहां वह टोटल असलाह बरामदात का 26% हिस्सा रखता है। ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इससे फ्रांस की डसॉल एविएशन ने गुज़िश्ता साल 17% खालिस मुनाफा हासिल किया था। हथियार बरामद करने वालों के लिए किसी हकीकी जंग या मुहाजराई में कामयाबी से बेहतर कोई इश्तिहार हो ही नहीं सकता। एक लिहाज से पाकिस्तान के साथ चीन की देरीना दोस्ती अब रंग ला रही है। इस्लामाबाद बीजिंग की फौजी ताकत की मौसर अंदाज में तशहीर कर रहा है। इसी तरह अमेरिकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इस हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान होने वाली हालिया लड़ाई पाकिस्तान की वाज़ेह फतह पर ख़त्म हुई है। बर्रे सगीर की इन दो मुतहर्रिक ताकतों के दरमियान खुली जंग के आगाज से पहले बहुत से माहिरीन ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि भारत अपने पाकिस्तानी हमसाये को आसानी से शिकस्त दे देगा, क्योंकि भारत का हजम, अफरादी क़ुव्वत और अस्करी बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। मगर जंग के इब्तिदाई घंटों में ही पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय हरीफ पर सबकत हासिल कर ली। 7 मई की सुबह ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फिजाई फतुहात के कुछ हैरानकुन ऐलानात कर दिए, जिनकी भारत ने वाज़े तौर पर तरदीद करने की कोशिश तक नहीं की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके चीनी साख्ता PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स ने भारतीय फिजाइया के 3 फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे, एक भारतीय साख्ता Su-30 तैयारा और एक रूसी साख्ता MiG-29 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। और ये मिसाइल गालिबन पाकिस्तान के चीनी फराहम करदा जेट एनसी लड़ाका तैयारों से फायर किए गए थे। ये तैयारे और ख़ास तौर पर रफाल भारतीय फिजाइया के सबसे ताकतवर जंगी तैयारों में शुमार होते थे। मुख्तसरन पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान होने वाली हालिया लड़ाई पाकिस्तान की वाज़ेह फतह पर ख़त्म हुई। ये मगरिब के लिए भी एक वार्निंग है कि चीन की फौजी टेक्नोलॉजी को कमतर ना समझा जाए, जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया है। चीन का PL-15 एक एक्टिव रेडार गाइडेड तवील फासले तक मार करने वाला एयर टू एयर मिसाइल है। उसे चाइना एयरबॉर्न मिसाइल एकेडमी ने तैयार किया है और ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स
पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवल एयरफोर्स और पाकिस्तान फिजाइया का बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार है। ये मिसाइल हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम से लेस हैं, जिनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ एक दरमियानी सतह का 2 तरफा डेटा लिंक भी मौजूद होता है, जो मिसाइल को लॉन्च करने वाले तैयारे या फिजाई कंट्रोल तैयारों से ताज़ा मालूमात हासिल करता है। इसमें एक ऑन बोर्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार सीकर मौजूद है, जो एक्टिव और पैसिव दोनों मोड्स में हदफ को तलाश करने की सलाहियत रखता है, जो इंतहाई दुरुस्तगी और दुश्मन के डिजिटल काउंटर मेजर्स के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करता है। इस मिसाइल की एक अहम खसूसियत इसके फोल्डिंग फिन्स हैं, जो इसे स्टेल्थ तैयारों के अंदरूनी हिस्से में ले जाने के काबिल बनाते हैं। भारतीय फिजाइया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराने में इनकी कामयाबी न सिर्फ भारतीय फिजाइया बल्कि भारत की मजमूई अस्करी सलाहियत के लिए भी एक ज़बरदस्त धचका है। अगरचे ये तवक्को की जाती है कि किसी भी तकरीबन हम पल्ला दुश्मन के साथ तनाज़े में फ़ौजी तैयारे बड़ी तादाद में नुकसान का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान से इस हद तक मौसर कारकर्दगी की तवक्को नहीं की जा रही थी, और पाकिस्तानी तैयारों की जानिब से किए गए कामयाब हमले ये जाहिर करते हैं कि इस्लामाबाद पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और ये अमेरिका के लिए भी एक वार्निंग है कि चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कमतर ना समझा जाए, खास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका और चीन ताइवान के मामले पर एक मुमकिना मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए आमने सामने आ रहे हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है कि चीनी रियासती अखबार ग्लोबल टाइम्स के साबिक एडिटर हू जिक्सन के मुताबिक जंग से जाहिर होता है कि चीन की फौजी तैयारी का मयार रूस और फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आगे निकल गया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाक भारत तनाज़े के बाद चीनी हथियारों की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो गया है, और भारत के पास मीडिया रिपोर्ट्स और गैर मुल्की हुक्काम की तस्दीक का कोई जवाब नहीं है, और ख़ुद भारतीय फ़ौज अपनी फ़िज़ाइया के नुकसानात को मुबहम अंदाज में कबूल कर रही है। और अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि भारत मुज़ाकरात का भी इंदिया दे रहा है। साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं और भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों जो DGMOs का रब्ता हुआ है उसमें भी डिसाइड किया गया है कि मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो अलर्टनेस लेवल है वो कम हो। मामलात कहाँ जा रहे हैं और क्या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहा है, भारत की तरफ से भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने की तो बात की जा रही है। जो DGMOs का रब्ता हो रहा है उस हवाले से आज एक और मस्बत पेशरफ्त हुई है और इस बात पर इत्तफाक हुआ है, खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, जो अलर्टनेस लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए। हमारे साथ साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब मौजूद। हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुसैन हक्कानी साहब, ज़ाहिर है पाक भारत मामलात को भी अच्छी तरह समझते हैं। जब बॉम्बे के वाक़यात हुए उस वक्त आप अमेरिका में सफ़ीर थे, बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स किस तरीके से सोचते हैं वो भी आपने देखा है। ज़ाहिर है इस दफ़ा ज़रा रवैया पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट रहा, पाकिस्तान का अपना रवैया डिफरेंट रहा, ताउन की और तमाम चीज़ों की बात की गई। अब जबकि वज़ीर आज़म मोदी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर वो कहते हैं हम पाकिस्तानी कश्मीर पर बात करेंगे, दहशतगर्दी पर बात करेंगे। पाकिस्तान इसमें सिल्वर लाइनिंग ज़रूर देख रहा है। पाकिस्तान कह रहा है चले कम से कम टेबल पर वो आ रहे हैं, हमारा भी केस है उनके खिलाफ दहशतगर्दी का, हम उस पर बात करेंगे और हम उनके जो ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर उस पर बात करेंगे। जब ट्रंप भी इस इक्वेशन में आते हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें, बात आगे बढ़े, आपको लग रहा है कुछ मस्बत पेशरफ्त है, ये होने जा रहा है कुछ? बहुत अरसे से दुनिया की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत आपस में मज़ाकरात करें। मसला ये है कि मज़ाकरात किस मौजू पर हों। पाकिस्तान की ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ आया जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बुनियादी मसला कश्मीर का मुस्तक़बिल है, कश्मीर के बारे में कुछ फ़ैसला होना चाहिए, हमारे दरमियान उस पर बात होनी चाहिए। भारत का मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी जब तक है तब तक दहशतगर्दी मौजू है। अब बिलाखिर दोनों को दरमियान में आना पड़ेगा, लचक दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भी बाज़ चीज़ें माजी के हवाले से तस्लीम करनी होंगी, भारत को भी बाज़ चीज़ें तस्लीम करनी होंगी, और अगर कोई दरमियान में मफाहमत कराने वाला हो तो और ज़्यादा सहूलत होगी। लेकिन ये मस्बत बातें कहने के बाद ज़रा तंबीह भी कर दूं, माजी का रिकॉर्ड ये है कि दोनों मुल्कों की अंदरूनी सियासत के हवाले से सोचा जाता है, उसके हवाले से बात होती है, और क्योंकि वो दोनों का तनाजुर अपनी अपनी जगह कायम है। 1947 से दोनों के दरमियान बोध बढ़ता चला जा रहा है। भारत में एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी पैदा हो चुकी है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान को शिकस्त फाश दी जाए, सबक दिया जाए, और उनको इस बार ज़रा मायूसी हुई है अपनी उम्मीदों में, क्योंकि पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया है।
इसलिए शायद उतनी तेजी के साथ फैसले ना हो जितने हम सब समझ रहे हैं कि हो सकते हैं या होने चाहिए। साहब, और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर है, ज़ाहिर उसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से तकरीर की, पाकिस्तान पर तनकीद भी की, मगर आप समझते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे? अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना हुआ, जो माहौल भारत में बन गया है, उसके बाद अगर पाकिस्तान ने डिफेंड भी अच्छा कर लिया, जो वहाँ पे तवक्को थी घुस के मारने की और जो मीडिया ने माहौल बनाया था उसके बरक्स आउटकम आया, तो आहिस्ता आहिस्ता ही माइंड बनेगा, मगर टेबल पर वो आएंगे अगर ट्रंप बीच में है। ये ट्रंप इक्वेशन में आते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 1965 की जंग के बारे में बिल्कुल उल्टा मामला था। वो तब ये कैफियत थी कि पाकिस्तान में हर फर्द को ये बावर कराया गया था कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान ने अपनी अच्छी मुदाफ़ियत की थी और पाकिस्तान ने हालांकि जंग शुरू की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना था, ख़ासतौर पर बाज़ इलाके जो पाकिस्तान के भारत ने कब्ज़े में कर लिए थे, इसके बावजूद कि बाज़ ज़मीन सरजमीन पाकिस्तान के हिस्से में भी आई थी। पाकिस्तान चाहता नहीं था कि लोगों को ये तासुर दे कि हम मज़ाकरात के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर ताशकंद में मज़ाकरात हुए, आपको याद होगा, और उसमें फैसला यही हुआ कि जहां 6 सितंबर से पहले थी दोनों की फौजें वहीं वापस जाएंगी। उसका बिल्कुल उलट इस बार हुआ है। भारत का माहौल ये है, या भारत का माहौल ये बनाया गया कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल की है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल शिकस्त फाश देने वाले हैं, और वो वाली कैफियत नहीं हुई। दुनिया सारी मुख्तलिफ ज़राए से तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंच रही है कि नुकसान हुआ है दोनों का, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है। तो इसलिए उनकी ज़रूरत मज़ाकरात की, और उन मज़ाकरात के हवाले से लोगों को ये बावर कराने की कि ज़रा कि नहीं, ये हम किसी सिर्फ बैरूनी दबाव में मज़ाकरात कर रहे हैं, वरना हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनकी एक सियासी ज़रूरत है। रह गया बैरूनी दबाव का मामला, तो ट्रंप पूरी दुनिया को एक ही नुक्ता नज़र से देखते हैं, और वो है तिजारत और पैसे, यानी का फ़्लो, कि किस तरीके के साथ पैसा मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं, मुल्क बना रहे हैं, कौमें बना रही। तो वो तो ये चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क इन तमाम मसाइल से निकलकर तिजारत में हलीफ बने, साथी बने, और फिर अमेरिका दोनों से फ़ायदा उठा सके और खूब दोनों से तिजारत कर सके। और जब तक कशीदगी है, आपको पता है कि कशीदगी के माहौल में सरमायाकारी भी मुश्किल होती है, तिजारत भी मुश्किल होती है। तो वो तो चाहते ये हैं कि दोनों जो अपने अपने उनके नज़रियाती तनाजुर हैं उनसे निकलें और किसी तरीके के साथ कारोबारी बातों की तरफ आएँ। 4 साल के अंदर अंदर क्या ऐसा हो सकेगा, मुझे इल्म नहीं। उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर होगी, लेकिन अगर उनको ये महसूस हुआ कि वो कोई डील नहीं करा पा रहे, तो वो फिर इस मामले में बहुत ज़्यादा अपना वक्त और अपनी तवानाई सर्फ नहीं करेंगे। अच्छा, और ज़ाहिर माजी में जैसे ही कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी मीडिया में कैंपेन शुरू होती थी, बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स की तरफ से भी एक तनकीद आती थी। इस दफ़ा दोनों काम नहीं हुए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं। आप समझते हैं यहाँ से पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकता है? अगर कोई रही सही शिकायतें भी दुनिया की हैं टेररिज्म के हवाले से, तो उसको भी दूर करते हुए पाकिस्तान एक बेहतर ट्रैक पर आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बहुत अहम उसका आंसर यह है कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिपाह, जैश, लश्कर बने हुए हैं, और वो सारे के सारे लोग जो सरपंच से जुदा के जुलूस निकालते हैं, उनकी वो इमेजेस, वो तस्वीरें, वो वीडियोस ज़रा दुनिया के मीडिया में आनी बंद हो जाएं। और अगर वो बंद हो गई तो फिर बाकी सब के लिए ये कबूल करना आसान होगा कि पाकिस्तान अब उस रविश पर नहीं है जिसके हवाले से दुनिया को शिकायतें होती थीं। जहाँ तक रह गई बात कि भारत की बात फौरन नहीं मानी गई, तो दुनिया का मौक़िफ़ ये था कि भारत के साथ ज़्यादती हुई है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, यकीनन लोग मारे गए हैं, लेकिन ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो कोई सबूत पेश करे कि आखिर इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है। और अगर आपको याद हो तो जब 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के ऊपर हमले हुए थे अलकायदा की जानिब से, तब भी अमेरिका ने कुछ वक्त लगाकर एक केस बनाया था कि किस तरीके के साथ इनकी जिम्मेदारी अलकायदा पर है, और क्योंकि अलकायदा अफगानिस्तान में मौजूद है इसलिए हम अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत ने ऐसी कोई जहमत नहीं की, और इस वजह से उनको यकीनन बैनुल-अक़वामी राय अम्मा के मैदान में थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें कई ममालिक को रही हैं। उन शिकायतों को दूर पाकिस्तान को करना होगा,
और ये जिम्मेदारी भारत को कबूल करनी होगी कि हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बिला तहकीक ना लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया हुसैन अकाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम आपको बताएं कि हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी बहुत से सवालात कर रहे हैं। सीज़ फायर कब तक होल्ड करेगी, आगे क्या होने जा रहा है, अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे। हेडलाइन का वक्फा होगा, आप 11 बजे की हेडलाइन सुनेंगे और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तानियों के जहन में मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि सीज़ फायर कब तक जारी रहेगा, सूरत हाल किस तरफ जा रही है। भारतीय जो फ़ौज है उसकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो मस्बत नज़र आ रहे हैं, और आज भी जो DGMOs का रब्ता हुआ, भारतीय मीडिया ने उसके बाद रिपोर्ट किया कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो जारी रहेंगे, और जो इस वक्त अलर्टनेस लेवल है दोनों अफवाज का उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जाए। जो सियासी क़यादत है वो ज़ाहिर अभी तक अग्रेसिव बयानात दे रही है, मगर फिर भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। देखिए जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से क्या बात की गई है जयशंकर साहब की तरफ से। So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus for dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. भारत के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं, और भारत के वज़ीर ख़ारजा हो या भारत के वज़ीर आज़म हो नरेंद्र मोदी, दोनों ही जो ट्रंप के बयानात हैं उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कांग्रेस भी वहाँ पर मुतालबा कर रही है। बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब मौजूद। डार साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, जो वहाँ की फ़ौज की तरफ से बात आ रही है DGMOs के रब्ते के बाद, वो तो बड़ी मस्बत है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और कायम किए जाएँ और जो अलर्टनेस लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए। पाकिस्तान में सवाल पैदा हो रहा है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। शाहज़ेब साहब शुक्रिया। बेसिकली जो हमारी सीज फायर, आपको याद होगा ये एक 10 तारीख को जो हमारे डायरेक्टर जनरल है दोनों अफवाज के, इनका आपस में रब्ता हुआ। उसके बाद फिर 12 तारीख को हुआ, फिर 12 तारीख को फिक्स हुआ 14 का। अब आज इनकी नेक्स्ट जो है नोट्स ऑफ जो एक्सचेंज करने का कह लें या को आपस के बातचीत है हॉटलाइन की, ये 18 को होगी। तो ऑब्वियसली सीज फायर जो है वो दोनों अतराफ में ये बड़ी क्लैरिटी है कि ये सीज फायर तो अब वर्चुअली हो चुकी है और सीज फायर रहेगी। अब ये दोनों जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के हैं, ये अब इन्होंने फेज आउट करना है कि इसको यानी पीस टाइम के ऊपर वापस यानी नॉर्मल लेके जो जाना है अफवाज को, वो इन्होंने फेजेस यानी बड़ी शॉर्ट फेजेस हैं, 3-3 दिन की, 4-4 दिन की, ये दोनों उसको मॉनिटर भी करेंगे, दोनों साइड से वो डिलीवर भी होंगी। तो ये वो जो एक प्रोसेस है वो चलता रहेगा कुछ थोड़ा अरसा। नेक्स्ट लेवल जो आप फरमा रहे हैं वही होगा कि मीनवाइल ये जो अपना बायलैटरल जो डायलॉग होने हैं हमारे, अगर बायलैटरल होने हैं या कोई और साथ मीडिएटर बैठेंगे, वो मैंने आज शाम को जयशंकर साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी है। ये ऑब्वियसली आपको याद होगा कि शिमला में जो मुआहदा है उसमें यह है कि हमारे आपस के मामलात में कोई तीसरा फरीक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों ने वो वैसे तो साइन किया हुआ है, लेकिन अगर वो हमारी तरफ से पहले भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कई राउंड्स हमने जिंदगी में देखे, कारगिल या उससे पहले उसके बाद, तो जब भी हुआ तो इंडिया ने हमेशा ये इंसिस्ट किया कि हम 2 वे बायलैटरल बात करेंगे, आप और हम से बात करेंगे। आज भी मैंने देखा कि उनकी स्टेटमेंट फिर वो वापस गई है शिमला एग्रीमेंट के तवज्जुह से कह लें या उसके रेफरेंस से कि जी हम बायलैटरल करेंगे। अब रहा मामला ये जो, लेकिन साथ उन्होंने पिछले दिनों में ये भी कहा था जब सीज फायर हुई थी, आपको याद होगा कि हम मिलेंगे न्यूट्रल जगह के ऊपर। अब वो जो न्यूट्रल जगह है उसका तयन भी होना है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान दोनों और दूसरी तरफ की जो इंडिया की अफवाज है उनके जो इस वक्त एक दूसरे के साथ डायरेक्टर जनरल बात कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, ये तो अगले 8-10 दिन में होपफुली इंशाल्लाह ये अपना जो इनका है कि वो डी एस्केलेट करना, डीमोबिलाइज करना और फिर अफवाज को पुराने पॉइंट्स में लेके जाना जो पीस पॉइंट्स हैं,
तो उसके बाद तो नेक्स्ट राउंड तो फिर डायलॉग की आ जाएगी, यानी बारी आ जाएगी। तो उस डायलॉग के लिए डेफिनेटली हमें और उनको, ये दुनिया इतनी बड़ी है, वो जाहिर है कि किसी ना किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर हम उसमें इत्तेफाक हो जाएगा। मुझे उसमें मुश्किल नजर नहीं आ रही कि डायलॉग के उसमें जो फैसला होगा उसमें कोई मुश्किल आएगी। तो जो डायलॉग का जहां भी कोई वेन्यू तय होगा, जिस भी मुल्क के अंदर होगा, तो हम वहाँ डेफिनेटली ऑब्वियसली दोनों साइड्स मिलेंगी। और वो उन्होंने जो आपने फरमाया कि उन्होंने कहा हम सिर्फ टेरर पे बात करेंगे, ये ऑब्वियसली कि हम पहले भी कॉम्पोजिट डायलॉग में बात करते रहे हैं। सिर्फ टेरर पे बात, तो टेरर पे तो हम भी चाहते हैं कि टेररिज्म का खात्मा हो। तो अगर टेरर पे बात करनी है कि टेरर का खात्मा कैसे करना है, तो वो तो पाकिस्तान की तो असूली जो है पॉलिसी, वो तो पाकिस्तान कंडेम करता है हर किस्म की, इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं, और वो ग्लोबली रिकॉर्ड पे है। तो टेररिज्म अगर उसके लिए कोई एक दूसरे का बामी मशवरा और कोई कॉपरेशन, तो वो तो हमने सारी दुनिया की टेररिज्म की जंग लड़ी है। शाहजेब साहब, इस मुल्क से 90,000 अपने लोग शहीद करवा लिए, $150 बिलियन का नुकसान कर दिया, और दुनिया को टेररिज्म जो कि बहुत बुरी तरह फैल सकता था उससे बचा लिया। तो वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें जाहिर है कि जब डायलॉग होगा तो फिर तमाम चीजों की बात होगी। वो इंडस वाटर ट्रीटी की जो उन्होंने जो अनलॉफुल एक एक्शन लिया, और फिर 24 अप्रैल को उस हवाले से खत लिखा, उसका हम जवाब दे चुके हैं बाय द वे कि जी कोई ये जो आपने खत लिखा कि जी नबेंस है, कोई ऐसी ट्रीटी इजाजत नहीं देती नबेंस की, आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये ट्रीटी से ना आप निकल सकते हैं हम निकल सकते हैं, अनलेस कि हम दोनों राजी हो किसी बात के ऊपर। तो शाहजेब साहब ये सिचुएशन है। और इस सूरत में यानी कि अब जाहिर है जो डोमेस्टिक ऑडियंस है भारत में, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई कर दी गई थी, घुस के मारेंगे, हमला करेंगे, और जाहिर है नतीजा वैसा नहीं निकला। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, वो बार बार बयान दे रहे हैं। तो आप ये जो बयानात हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी हों या फिर उनके वज़ीर ख़ारजा हों, उसको डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो कहते ही नहीं थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, मगर उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो कश्मीर उस पर बात करेंगे, टेररिज्म पे करेंगे, फिर ऐसे। तो कम से कम मुज़ाकरात के लिए राजी होना, उसके साथ जो भी बात है, आपको लग रहा है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, हतमी तौर पर अब ये मुज़ाकरात के लिए ही जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तान और इनका भारत का जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद? मेरी गुजारिश ही है कि इतना मीडिया हाइप क्रिएट कर दी गई थी 5 मिनट के अंदर, जब पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, आपको याद होगा कि सारी दुनिया को ये बावर करवा दिया गया कि वाकई इनके पास तमाम शवाहिद हैं, पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान ने ये टेररिज्म एक्ट किया है, और दुनिया को ये सेल किया, ये नैरेटिव दिया, और इनके पूरे मीडिया ने दिया। आपको याद होगा 22 अप्रैल के बाद फिर जो अगली फेज आई, उसमें भी आपने देखा कि जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, अर्ली आवर 7 कह लें मई को, जो फिर वो इन्होंने अपने जेट फाइटर्स 75 से 80 एट एनी गिवन टाइम जो ला के खड़े किए, हमारे भी अपनी अपनी स्पेस में उसी तरह उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन फिर वही थी शाहजेब साहब कि हमने दुनिया को जिससे भी बात हुई, मेरी करीबन 50 से ज्यादा कॉल्स हुई हैं इस सारे प्रोसेस में, मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है या 1-2 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो यही दोनों को, यानी 6 मई से पहले वो दोनों कंट्रीज को यही कहते थे कि वी रिक्वेस्ट एंड वी इंसिस्ट के प्लीज आप रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करें। तो हम ये कहते थे कि हम वी विल डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, वी विल एक्सरसाइज फुल रिस्ट्रेंट, एंड वी विल नॉट टेक द फर्स्ट एस्केलेटिव मूव। वो अल्लाह के फजल से हमने अपने वर्ड को ऑनर किया। 7 के अर्ली आवर्स में भी जो इन्होंने अपनी स्काइज में हमसे जंग लड़ी, वो इन्होंने दयास फॉर इट, हमने नहीं शुरू की। और हमारी एयरफोर्स को फिर भी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर हमारी एयर स्पेस क्रॉस करे इंडियन जेट तो उसको गिराएं, और जो अपनी स्पेस में अगर वो खड़े हैं, चाहे जितने भी हैं, आप सिर्फ उनको निशाना बनाएंगे जो पे लोड और एम्यूनेशन पाकिस्तान की तरफ फायर करेंगे। तो वो जो पे लोड जब जिन्होंने फायर किया, आपको पता ही है कि 6 लोकेशन पे पाकिस्तान में फायर हुआ, 24 इन्होंने
अपना पेलोड फेंके 6 लोकेशंस पे, 4 पंजाब में, 2 आज़ाद कश्मीर में, और 6 ही जेट, मैं पहले 5 कहता रहा, आज हम जो फाइनल हमें काउंट मिला वो 5 जेट की बजाय 6 जेट इनके गिराए गए, जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, 2 मिग है और एक Su-30 है, और एक इनका UAV जो कंफ्यूजन पहले था कि वो जेट है कि UAV है, वो 2 भी है, 1 है, तो टोटल 7 इनके गिरे। तो उसके बाद हम पीछे होके आराम से बैठे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को अल्लाह ने उसमें बरतरी दी, और आपने देखा कि अगले 48 घंटे में तमाशा फैला दिया इन्होंने। पहले रात में कह दिया 15 हमने लोकेशन को हमला कर दिया है, और हमने एक जगह पे भी नहीं किया था, किसी जगह पे भी उस रात, और हमने फिर अगेन इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैंने राब्ते किए, पाकिस्तान की तरफ पोजीशन को एक्सप्लेन किया कि भाई ये गलत कह रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर ऑन मैंने यहाँ तक एक ममालिक को कहा कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, और अगर हम बाकी गए हैं तो हम डिजिटल वर्ल्ड में तो अपने स्पेसिस छोड़ आए होंगे, वो तो डॉट्स नहीं मिटेंगे। तो अब आप कंफर्म करें कि इंडिया ने अगर सच बोला हम, तो मुझे एक P5 के एक मुल्क ने, जो कि ऑब्वियसली परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने अपना टाइम लैग लिया, चेक किया, और मुझे कहा कि हाँ आपने कोई भी 15 में से एक भी आपने नहीं किया जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया। अगले दिन F-16 की बात हो गई कि जी F-16 हमने उधर इंडिया पे हमला कर दिया है, एक गिरा लिया है पायलट, उसका भी हमने फिर उनको कहा कि हमने तो F-16 किए नहीं, किसी को हमने तो कोई नहीं किया। उसका भी आपने देखा होगा, कब याद होगा इस सारे प्रोसेस में कि अमेरिकी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि कोई F-16 पाकिस्तान से ना उड़ा है ना गिरा है इंडिया के अंदर। तो ये वो झूठ का नैरेटिव था, और फिर वो आपने देखा कि मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए, 3 अमृतसर में चले गए, एक अपना हमारे हवा में उसको यानी किया गया शॉट डाउन, और उसके बाद फिर ड्रोन पहले 24 घंटे में 29, अगले दिन में फिर अनदर 51 80 ड्रोन चला दिए पूरा साउथ टू नॉर्थ। तो हमारी फिर जो थी ना पेशेंस रन आउट हो गई। हालांकि हम विक्टोरियस हो चुके थे, अल्लाह ने हमें फजा दी थी, साथ के जो सुबह खत्म हुई हमारी स्काइज में जंग, लेकिन हमें और हमारी पेशेंस उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हमारा सब्र और हमारा रेस्ट्रेंट, कि जब इन्होंने हमारे 9 की रात को नूर खान बेस पे हमला कर दिया, इन्होंने अपना शोरकोट पे कर दिया, इन्होंने रहीम यार खान और सखर के एयरपोर्ट पे कर दिया, तो फिर आपने देखा कि वो ऑलरेडी प्लान तैयार था। और डॉक्टर साहब उसमें उस वक्त जाहिर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उस वक्त मेरी आपसे बात हुई सुबह और आपने कहा कि मुझसे रब्ता कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स, बट मैं उनको यही कह रहा हूं हम नहीं करेंगे अब मजीद, हमने अपना हमला कर दिया है, मगर अगर भारत ने किया तो हम मजीद करेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, क्योंकि आपने ये भी बताया था कि पिछले 3-4 दिन में भी बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स ने यही कहा, जब कि भारत कह रहा है हम यहाँ से नहीं एस्केलेट करेंगे, और हमसे वो बात करते थे मगर भारत फिर एस्केलेट कर देता था। तो ये कौन सा नुक्ता था जिस पर उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई, अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो ने यकीन दहानी कराई कि अब भारत नहीं करेगा, और क्या हुआ एग्जैक्टली? वो 10 मई की सुबह है, और करीबन 8:15 बजे इन्होंने मार्को सेक्रेटरी रूबियो को मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऐसी कोई हमारी जो कम्युनिकेशन थी मुख्तलिफ कैपिटल्स के साथ ऐसी कोई नहीं थी। वो ये जरूर कहते थे कि भाई डी एस्केलेट करें, ये अच्छी बात नहीं है। पहले राउंड के बाद भी यही दोनों ममालिक को कहते रहे, लेकिन जो पहली जो मुझे जो इंडिकेशन मिली वो आपकी बात है कि हमारा ऑपरेशन करीबन खत्म हो चुका था, और हमने जब ये 15 हमले वाली हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, F-16 का लगाया गया, उस वक्त हमने सबको कहा कि जब हम करेंगे हम छुपाएंगे नहीं, हम खुद अनाउंस करेंगे हमने कहाँ अटैक किए आपने। और टाइम लैग के साथ आपने देखा कि पाकिस्तान ने तमाम जो भी एक्शन दिए थे सारे के सारे हमने यानी कौम के साथ भी और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ भी शेयर किए थ्रू ओपन मीडिया इंफॉर्मेशन, को डोजियर नहीं भेजे छुपा के। और ये 8:15 बजे के करीब पाकिस्तान टाइम 10 मई को जब हमारा फिर जो है डिफेंस के तौर पे, मैं फिर कहूंगा कि हमने हमला नहीं किया, हमने पहले राउंड में स्काइज में भी अपनी डिफेंस में जो कि हमें यूएन का चार्टर इंटरनेशनल लॉ इजाजत देता है कि अगर आप पे हमला हो तो आप अपने डिफेंस में आप बिल्कुल काउंटर अटैक करें।
और उस दिन भी 9 को जब हमने किया, वो भी हमने इनके जो 2 दिन के जो इन्होंने ड्रोन्स 80 के करीब और फिर मिसाइल्स और फिर इवेंचुअली 9 की रात को नूर खान बेस और शोरकोट, तो उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन हुआ तो मुकम्मल हो चुका था। तो 8:15 बजे सेक्रेटरी रूबियो ने मुझे फोन किया कि भाई इंडिया इज रेडी टू स्टॉप नाउ इफ यू आर ऑल्सो विलिंग टू स्टॉप। तो मैंने कहा कि हमने तो शुरू किया ही नहीं था कभी, हम तो रेडी हैं, हम तो चाहते हैं कि अमन सलामती के साथ ये खिता रहे, और ये उन्होंने किया। हमने हमारा सबक जब खत्म हो गया हमने जवाब दिया, और पहले राउंड के बाद हमने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। सारी दुनिया ने देखा इन्होंने गलत बयानी की, उसको इन्होंने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज दी कि जी पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, यानी जस्टिफाई कर रहे थे कि हम जो ड्रोन भेज रहे हैं, हम जो मिसाइल चला रहे हैं, किस वजह चला रहे हैं। 7 मई के बाद की मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि आई टेक योर वर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू जयशंकर अगेन एंड वी विल कंफर्म। मैंने कहा आफ्टर दिस कॉल आई विल कम्युनिकेट टू दी आर्म्ड फोर्सेस एंड यू विल नॉट फाइंड अस not holding on to our word and we will deliver our word. तो ये बात खत्म हो गई। सेकंड विद इन एन आवर मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल जो वजीर खारजा, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि सेक्रेटरी रूबियो ने आपसे बात की है, ये शंकर से भी की है, तो हम भी कंफर्म करना चाहते हैं क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मैंने बताया कि हाँ मेरी बात हुई है, और उन्होंने मुझे कहा कि वो बंद करने के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं। मैंने कहा हम भी तैयार हैं, और उन्होंने कहा मैं जयशंकर को कह दूंगा। ये माइंड में रखें कि ये करीबन 9 के करीब है, तो रात यानी हमारे 9, तो वहाँ तो काफी यानी अर्ली आवर्स होंगे उस वक्त रात के अपना वाशिंगटन में। तो मुझे प्रिंस फैसल ने कहा कि मैं फिर अगर आप कंफर्म करते हैं तो मैं भी जयशंकर से बात करने लगा। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे साथ हमेशा उसने कहा है। आपने देखा भी कि 2 दिन पहले उनके मिनिस्टर स्टेट भी उन्होंने भेजा था, वो 9 की रात को ही यहाँ से गए थे, और उस रात को उन्होंने कहा कि अब डी-एस्केलेशन। हमने कहा जी ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया, और उस मीटिंग में अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए वो तमाशा क्या कर रहे हैं 2 दिन से, तो वो अभी मेरा ख्याल है रियाद नहीं पहुंचे होंगे, तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया, नूर खान बेस पे हमला और शोरकोट और हमारी एयरपोर्ट। तो फिर प्रिंस फैसल ने वहां नहीं रुके, इन्होंने जयशंकर से बात करने के बाद करीबन उस हमारी कॉल के विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल बैक दोबारा की और कहा कि मेरी जयशंकर साहब से वज़ीर खारजा से बात हो गई है और नाउ इट इज ऑल कंफर्म। तो तय हुआ कि जी 12 बजे हमारी हॉटलाइन जो है वो दोनों डायरेक्टर जनरल्स की, मिलिट्री ऑपरेशंस की, इंडिया की और पाकिस्तान की, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी बातचीत शुरू करें। तो वो उस दिन 12 तो नहीं हुई, फिर उन्होंने टाइम मांगते रहे, 10 मिनट 15 मिनट इस तरह अपना उनकी मैसेज आते रहे मिलिट्री ऑपरेशन एमओ को, और फिर जाके इवेंचुअली फिर वो 1 बजा, फिर उनकी कोई टेक्निकल खराबी की रीजन उन्होंने दी और इवेंचुअली उन्होंने जो बात हुई वो 3 और 4 के दरमियान बात हुई, तो 4 साढ़े 4 पाकिस्तान टाइम तय हुआ कि इट विल बी सीज फायर। तो वो आपको याद होगा कि मैंने उसको पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया था, इंडिया ने भी वही टाइम अनाउंस किया। तो 4:30 बजे इवेंचुअली वो सीज फायर हुई और इंशाअल्लाह ये सीज फायर होल्ड करती है और डी एस्केलेशन, डीमोबिलाइजेशन जो आज की भी इनकी आपस में कम्युनिकेशन है बड़ी पॉजिटिव है, मिलिट्री टू मिलिट्री जो दोनों एमओस की। और अभी इन्होंने यानी एक टाइम लाइन तय की है जिसमें ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, लेकिन इट्स मैटर ऑफ डेज ओनली, फ्यू डेज। तो उसमें ये उसको डीमोबिलाइज करेंगे दोनों साइड और अपनी आर्मी को एक सर्टेन पॉइंट पे वापस लेके जाएंगे, जो जैसे कहते हैं पीस टाइम लोकेशन। दरअसल यानी जो वजीर आजम मोदी कह रहे थे कि हमारे डीजीएमओ की तरफ से राब्ता हुआ, उसके बाद सीज फायर हुई, वो गलत बयानी है? नहीं, ऐसे बात नहीं, मैंने तो आपको बता दिया शाहजेब साहब कि देखें मेरा ख्याल है उनको जो पहला राउंड ही था उनके लिए वो कौम और उनके अवाम के लिए, आप देखें मीडिया कई लोग वो जो है मेजर इनका, वो आज मैं देख रहा था शाम में बड़ा वो कहता है जी हमें गलत गाइड किया गया, झूठ बोला गया। अब तो उनका अपना मीडिया गले पड़ा है इस गवर्नमेंट के कि उनको भी मिस गाइड किया जाता रहा। देखिए फर्क यह है शाहजेब साहब
कि पुलवामा में और पहलगाम में बहुत मेजर डिफरेंस है। पुलवामा में इंडिया ने अपना नैरेटिव बेच लिया और दुनिया ने उसको मान लिया। पुलवामा में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करके उनको कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान कल्प्रिट है, और उसका टोटल मैं आगे भी कह चुका हूँ कि उसका टोटल जो असल जो उसका ऑब्जेक्टिव या उसका जो मकसद निकला वो बाद में निकला 5 अगस्त 2019 को, कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 35A हवा में उड़ गया और अनाउंस कर दिया कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो वो था उस वक्त। लेकिन इस दफा अल्लाह के फजल करम से आपने देखा कि हमने प्रोएक्टिव, एक तो उनका नैरेटिव जो है बहुत पिटा, और हमने हकायक के साथ दुनिया को, अगर कोई चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी के माइंड में अगर कोई अभी को थोड़ा कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा तो वो पहलगाम के ऊपर ये जो हमारे ऊपर इल्जाम है कि इनके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके लोग थे, वो शायद हो सकता है। लेकिन आगे उन्होंने देखा कि तमाम झूठ था, और जब हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर दी पिछले पहले 3-4 दिनों में ही, जब वाकया हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ काकूल अकेडमी को पासिंग आउट परेड में खिताब किया, और उसके बाद तो देखिए अगर हमारे हाथ साथ में होते तो हम कैसे इतनी बड़ी ऑफर कर सकते थे। और दुनिया ने देखा कि वो भी, फिर देखा 15 वाला इल्जाम भी गलत, फिर देखा कि F-16 भी गलत, तो दुनिया को समझ आ गई। इसीलिए पुलवामा और पहलगाम में जमीन आसमान का फर्क है। भी आउटरीच हमारी हुई, हमने 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को यहाँ जो इस्लामाबाद में इनको एंगेज रखा, जो अपने कैपिटल्स में हमारी बात सुन के भेज रहे थे। हमने करीबन टोटल जो है वो 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उनको मेरे डायरेक्टली राब्ते हुए। इसके अलावा राब्ते उनके कुछ कंट्रीज के जो है रेलेवेंट अथॉरिटीज, उनके आर्मी चीफ साहब से भी हुए, और आपने देखा कि मार्को रूबियो साहब के तो 2-3 दफा वज़ीर आज़म से भी हुए, आर्मी चीफ साहब से भी हुए। फाइनल कॉल जो इस तमाम इंडिया पाकिस्तान की टेंशन या पहलगाम के हवाले से थी, वो 10 मई को सुबह मुझे मिली, और वो 8:15 के करीब थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका वो डोमेस्टिक उनकी मजबूरी है, तो अभी भी उनको जरा थोड़ा सा हिट ले लेना चाहिए ह्यूमैनिटी की खातर। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम कभी ना कॉम्प्रोमाइज होने दिए, इंशाल्लाह ना होगी। वो जो एक हेजमनी का ख्वाब था, जो सुप्रीमेसी का ख्वाब था, जो दुनिया में कहा जाता था पाकिस्तान इज बिकम इररेलेवेंट, वो शाहजेब साहब वो दफन हो गया, दुनिया ने देख ली। अच्छा, बहुत शुक्रिया नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 10 मई को क्या हुआ था, मार्को रूबियो ने क्या कहा था, सऊदी अरब की तरफ से क्या हुआ था, वो सारी तफसीलात आपने सुनी है। मोदी साहब के जो दावे हैं उसे ना बैनुल अक़वामी मीडिया मान रहा है, ना ही हक़ाइक़ उन्हें साबित कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।